हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादपों में श्वसन के पार्ट सेकंड में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे थे। बिल्कुल, किसके पदों की बात हम कर रहे थे? ग्लाइकोलिसिस के पदों की, है ना भाई। हम किसकी बात कर रहे थे? ग्लाइकोलिसिस के पद की बात कर रहे थे। अब बच्चों हम एक काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कल कहा था या पिछले लेक्चर में कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 पद सम्मिलित होते हैं, है ना। और हमने पिछले लेक्चर में 2 पद की बात की थी। तो बच्चों पहले मैं 10 पद ग्लाइकोलिसिस के बना देता हूं और फिर हम उसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है भाई। तो हमने क्या देखा था कल बच्चों? हमने देखा था ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन था। पहले पद में ग्लूकोज से क्या बनता था बच्चों? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो भी 6 कार्बन था। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 6 कार्बन। फिर यहां से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, फॉस्फो ग्लिसरेट, 2-फॉस्फो ग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और पाइरूवेट। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस के 10 पदों की बात करेंगे बच्चों। अब ग्लाइकोलिसिस के 10 पदों को एक एक करके समझेंगे ध्यान से। सबसे पहला पद तो क्या है हमारे पास? ग्लूकोज से क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पर, ग्लूकोज के छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ेगा और वो फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी से। वो फॉस्फेट कहां से आएगा बच्चों? एटीपी से आएगा, है ना। तो यहां पर एटीपी खर्च होगी। तो यहां पर एटीपी खर्च हो गई। ठीक है भाई। फिर एंजाइम बताई थी मैंने यहां पर, एक हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। तो एंजाइम कौन सी है? हेक्सोकाइनेस और या ग्लूकोकाइनेस। फिर बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पर आइसो समावेय हो रहा है, आइसोमरेस एंजाइम काम करेगी। फिर तीसरा पद बच्चों, ये 2 पद हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। तीसरा पद देखेंगे बच्चों, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब एक अतिरिक्त फॉस्फेट जुड़ गया ना। पहले तो फ्रक्टोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट था, अब छठे कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन भी
फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट जुड़ा है। और अगर यदि एक और फॉस्फेट जुड़ा है भाई, तो वो फॉस्फेट फिर कहां से आएगा? वो फॉस्फेट फिर कहां से आएगा बच्चों? एटीपी से आएगा। फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी से। और यहां पर एंजाइम कौन सी होगी? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम कौन सी काम करेगी बच्चों? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एक और चीज समझ लो, पहले तो घबराना नहीं भाई कि सर ये 10 पद हैं। हाँ हैं 10 पद, अभी बताऊंगा याद कौन से रखने हैं, काम कौन से आएंगे, एक एक करके। तो अपन ने फ्रक्टोस 6 से क्या बनाया बच्चों? फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट। अपन ने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया। फॉस्फेट कहां से आया? एटीपी से आया। अब सुनो, अब ये फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का है ना? हां। अब एक एंजाइम एल्डोलेस होती है। कौन सी एंजाइम होती है बच्चों? एल्डोलेस। वो एंजाइम इस फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन वाला यौगिक, फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन यौगिक या शर्करा है, इसको 3-3 कार्बन के 2 अणुओं में तोड़ देता है। 3 कार्बन और 3 कार्बन के 2 यौगिकों में तोड़ देता है ना? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन अगर टूटेगा तो कितने कार्बन में टूटेगा भाई? 3-3 कार्बन के अणुओं में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है। फ्रक्टोस 6 कार्बन का था बच्चों। फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेस ने 3-3 कार्बन में तोड़ दिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरैल्डिहाइड में। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो गया, तो अब 2 अणु बन गए ना इनके। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने अणु हो गए? 2। 6 कार्बन था फ्रक्टोज, 6 कार्बन से 3-3 कार्बन के एक अणु टूटे। एक 3 कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरैल्डिहाइड बना देगा, तो इसके 2 यौगिक हो गए, तो 3-3 कार्बन के अब सबके 2-2 यौगिक हो गए। तभी तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 2 पाइरुवेट बनेंगे। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट, है ना? तो अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना बच्चों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम 3PGAL भी कह देते हैं। इसको आप ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहो या फॉस्फे ग्लिसरैल्डिहाइड कहो, एक ही मतलब है ना? अब नई चीज क्या होगी बच्चों, सुनेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु हैं। ये ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु जो हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? अब नेक्स्ट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। क्या हुआ? इधर ध्यान देंगे। एल्डिहाइड एसिड, ग्लिसरेट क्या होता है बच्चों? एसिड। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड समूह CHO। और एल्डिहाइड से जब आप एसिड बनाते हो, CHO, एल्डिहाइड से एसिड COOH, एल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा? ऑक्सीकरण। श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड एसिड बना रहा है, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड एसिड ग्लिसरेट बना रहा है, 1,3 BPGA बना रहा है, 1,3 BPGA बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एल्डिहाइड से एसिड बना, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण में एंजाइम तो आएगी बच्चों डिहाइड्रोजिनेस। जहां कहीं भी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, जहां कहीं भी ऑक्सीकरण होगा, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस आएगी। अब देखो बच्चों एक सेकेंड, ये ग्लिसर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से एसिड बना, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ तो हाइड्रोजन हटा। एल्डिहाइड से एसिड, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटना, तो इससे हाइड्रोजन हटकर कहां गया, कहां गया, वो गया NAD। NAD से, NAD ने हाइड्रोजन का ग्रहण करके क्या बनाया, NADH2। क्या बनाया, NAD से NADH2। ये NAD क्या है, कोएंजाइम, जैव अणु याद है, NAD FAD, सह एंजाइम या कोएंजाइम। तो NAD से NADH2, और इनके भी दो दो अणु, दो अणु क्यों बनाए, क्योंकि अब सबके दो दो अणु ही हैं, सबके दो दो अणु ही हैं। तो क्या हुआ, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, एल्डिहाइड से एसिड बनाया, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ मतलब हाइड्रोजन निकला। तो ऑक्सीकरण हुआ, अभिकारक का तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन जो हाइड्रोजन निकले उसको किसने ग्रहण किए, कोएंजाइम, NAD सह एंजाइम ने। और कोएंजाइम का क्या हो गया, अपचयन। अरे भाई रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ ली ना केमिस्ट्री में, अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी चीज का रिडक्शन होगा, एक चीज का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी चीज का अपचयन होगा। तो क्रियाधार का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, लेकिन उससे जो हाइड्रोजन निकले वो किसको अपचयित कर रहे हैं, NAD, कोएंजाइम को अपचयित कर रहे हैं, NAD से NADH2। ठीक है भाई। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट पद क्या हुआ भाई, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 BPGA से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। क्या हुआ देखो तो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, दो जगह फॉस्फेट जुड़े हुए थे, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक ही फॉस्फेट रह गया, मतलब एक फॉस्फेट निकल गया ना, एक फॉस्फेट निकल गया, निकल कर क्या बनाएगा, निकल कर क्या बनाएगा, ADP से जुड़ेगा और ATP बनाएगा। हां अब प्रॉफिट चालू हो गया भाई, ऊर्जा बननी चालू हो गई। और एंजाइम कौन सी होती है बच्चों यहां पर, ग्लिसरेट काइनेस। तो क्या हुआ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 PGA बना, यानी फॉस्फेट कम हुआ, वो फॉस्फेट निकला तो वो फॉस्फेट ADP से जुड़कर ATP बना दिया। दो अणु क्यों बनाए ATP के, क्योंकि सब 3-3 कार्बन, सबके 2-2 अणु बन रहे हैं, इसलिए 2 ATP। ठीक है भाई। फिर 3 PGA से बना 2 PGA, 3 PGA से क्या बना बच्चों, 2 PGA, समावेयी, आइसोमेरिज्म, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एंजाइम म्यूटेज। फिर यहां से 2 फॉस्फ, यहां से जल निकलेगा, इनोलेस। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बच्चों फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और आखिरी पद देखो, आखिरी पद में क्या है भाई, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट, आखिरी पद में क्या है,
फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट, यानी फिर फॉस्फेट हटा, फिर क्या हटा, फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट हटा, तो वो फॉस्फेट एडीपी से जुड़ा और 2 एटीपी बना गया। यहां पर एंजाइम पाइरुवेट काइनेस, यहां पर एंजाइम पाइरुवेट काइनेस। अब क्या किया है सुनो, मैंने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के 10 पद बनाए। एक बार पद वापस हम समझ रहे हैं, उसके बाद काम की चीज बताऊंगा, ठीक है? क्या है? सबसे पहले क्या किया बच्चों, मैंने ग्लूकोज से बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा। फॉस्फेट आया कहां से? एटीपी से आया, एटीपी खर्च हुआ। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया, आइसोमर चेंज हो गया, समावयवी, आसान। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज में एक और फॉस्फेट जुड़ा। एक और फॉस्फेट जुड़ा तो आया कहां से? एटीपी से। जब फ्रक्टोज क्रियाधार में जुड़ेगा तो फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी से। 2 एटीपी खर्च कर दी। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसको अपन ने तोड़ा, एल्डोलेस एंजाइम ने उसको 3-3 कार्बन में तोड़ दिया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में परिवर्तित हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। अब ग्लिसरैल्डिहाइड से बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, एल्डिहाइड से एसिड बना, एल्डिहाइड से एसिड, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ मतलब हाइड्रोजन निकला। अब हाइड्रोजन निकला तो उसको ग्रहण किसने किया? एक सह एंजाइम NAD ने, और NAD ने क्या बना दिया? NADH2। ऑक्सीकरण क्रियाधार का हुआ, लेकिन अपचयन को एंजाइम का हो गया। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बना बच्चों 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी फॉस्फेट निकल गया। अब फॉस्फेट निकला तो कहां जाके जुड़ा? एडीपी से जुड़ा और एटीपी बना। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बना फॉस्फोनॉल पाइरुवेट, जल का अणु निकला, फॉस्फोनॉल पाइरुवेट बन गया। और अंतिम पद में फॉस्फोनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट, फॉस्फोनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बना तो फिर फॉस्फेट निकला, फॉस्फेट निकला। ये पीआई का मतलब बच्चों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, याद रखना। एक फॉस्फेट अणु को हम क्या कहते हैं? पीआई को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से जुड़कर एटीपी बना गया। अब है तो ये 10 पद। अब सुनो, याद कौन से रखने हैं? 5 ही काम के हैं, बाकी 5 आप याद ना भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज, ये सारा तामझाम क्यों कर रहे हैं? ये ग्लाइकोलिसिस के 10 पद जिसमें ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा था इस चैप्टर में हर क्यों का जवाब ऊर्जा है, एनर्जी है। क्यों कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस क्यों कर रहे हैं? ये 10 पद क्यों कर रहे हैं? ऊर्जा, एनर्जी बनाने के लिए। तो ग्लाइकोलिसिस का उद्देश्य क्या हो गया? ऊर्जा बनाना या एटीपी बनाना, ठीक है? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ऊर्जा तब बना पाओगे, पैसा तब कमा पाओगे जब पहले धंधे में, बिजनेस में पैसा डालोगे। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस से ऊर्जा बनानी है तो सबसे पहले ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पहले 2 पद याद रखने हैं जहां पर ऊर्जा दे रहे हो। पहले वो 2 पद याद रखने हैं जहां पर ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है। पहला पद ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें 1 एटीपी खर्चा लगा, ऊर्जा डालनी पड़ी। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें 1 और एटीपी खर्च हुआ, 1 और एटीपी डालना पड़ा, 2 एटीपी खर्चा हुआ।
है ना, इन्वेस्टमेंट कह दो, खर्चा तो क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे ऊर्जा बनेगी। तो आपने शुरुआत में एटीपी नहीं बनाई, शुरुआत में ऊर्जा नहीं बनी, शुरुआत में तो आपने ऊर्जा दी सिस्टम में, 2 एटीपी डाले सिस्टम में, -2 एटीपी खर्चा हुआ। ये 2 पद याद रखने हैं। फिर तीसरा पद याद रखना है, ये ऑक्सीकरण वाला। तीसरा पद याद रखना है ऑक्सीकरण, जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। एल्डिहाइड से एसिड, ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। और हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया? हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया? कोएंजाइम NAD ने। यह तीसरा पद याद रखना है। और 2 कौन से? जहां पर एटीपी बनेगा। हमारा उद्देश्य, हम ग्लाइकोलिसिस क्यों कर रहे हैं, यह पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि यह समझ सकें कि ऊर्जा कैसे बनेगी। यहां पर बनी ऊर्जा, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहां पर 2 एटीपी बने। और अंतिम पद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बना, यहां पर भी एटीपी बना। तो कौन से ग्लाइकोलिसिस में कितने पद काम के हो गए? 5। सवाल इसी पर आना है। पहला और तीसरा जहां पर आपने एटीपी खर्च की, ये 2 पद। एक वो पद जहां पर ऑक्सीकरण हुआ, ग्लिसरैल्डिहाइड से एसिड, तीसरा पद। और चौथा और पांचवा वो 2 पद जहां पर ऊर्जा बनी, 2 एटीपी यहां पर, 2 एटीपी यहां पर, है ना। तो कुल कितने एटीपी बने भाई? कुल 4 एटीपी बने। खर्च कितने हुए? 2 एटीपी। तो मुनाफा कितना हुआ? 2 एटीपी का, है ना। 4 एटीपी बने, लेकिन 2 तो खर्च लगा था, लेकिन फिर भी मुनाफा तो हुआ ना 2 एटीपी का। ये ग्लाइकोलिसिस से। तो देखो बच्चों, कौन से पद याद रखोगे? 5। अब काम के पद, तो ग्लाइकोलिसिस में भाई वापस कौन से पद याद रखने हैं बता रहा हूं। ए और बी, 1 मिनट यार, ऐसे नहीं लिखते इसको। दो पद जहां ऊर्जा खर्च हुई, कहां था भाई? पहला पद ग्लूकोज से बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा पद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सही सही। यहां पर एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी, यहां पर 2 एटीपी खर्चा हुआ। 1 एटीपी यहां पे खर्च, 1 एटीपी यहां पे खर्च। फिर तीसरा पद, तीसरा पद जहां पर ऑक्सीकरण हुआ। कहां पर ऑक्सीकरण हुआ भाई? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको आप फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कह सकते हो भाई, एक ही मतलब है। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहां से क्या बना? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बनाना भाई, एल्डिहाइड से एसिड बना, यहां पर NAD से NADH, ये ऑक्सीकरण। तीसरा पद, 2 पद जहां पर ऊर्जा खर्च हुआ, 2 एटीपी माइनस, यहां पर इन सब के 2-2 अणु थे, तो 2 NADH2 का निर्माण। और 2 जगह जहां पर ऊर्जा निर्मित हुई। चौथा पद क्या है भाई? जहां पर 1,3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और पांचवा पद कौन सा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट। दो दो अणु थे सबके, हां। तो यहां पर क्या बना? 2 ADP प्लस PI से 2 ATP, 2 ADP प्लस PI से 2 ATP। तो कुल प्लस 4 ATP का निर्माण। 2 ATP और 2 ATP, कितने ATP बने? 4। अब एक नया शब्द भाई, हां, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसे हम कहते हैं आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं? आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण। क्या है? अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो चौथे और पांचवें पद हैं, चौथे और पांचवें पद जहां पर मैंने प्रत्यक्ष रूप से एटीपी बनाई है, तो एटीपी कैसे बनी बच्चों? ये ऊर्जा कैसे बनी? एटीपी तब बना ना बच्चों जब अपन ने एडीपी में फॉस्फेट जोड़ा। जब अपन ने एडीपी में फॉस्फेट जोड़ा तब एटीपी बना। तो फॉस्फेट जुड़ने को क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फेट जुड़ने को क्या कहते हैं बच्चों? फॉस्फोरिलीकरण। इसका मतलब एटीपी निर्माण को क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। भाई ये फॉस्फेट एडीपी में जुड़ा तभी तो एटीपी बना। फॉस्फेट एडीपी में जुड़ा तभी तो एटीपी बना। तो फॉस्फेट जुड़ना यानी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब एटीपी बनना। और इन दोनों में एटीपी क्रियाधार के स्तर पे बना। आज ये 1,3-BPGA से 3PGA क्रियाधार हो रहे हैं, तो क्रियाधार के स्तर पर ही सीधे एटीपी बन जाए तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण। इसका मतलब है क्रियाधार के स्तर पर एटीपी का संश्लेषण, है ना भाई? जब क्रियाधार क्या है? ये काले अक्षर 1,3-BPGA, 3PGA, पेप, पाइरुवेट, ये सब क्रियाधार हैं। तो क्रियाधार के स्तर पर जब आप सीधे एटीपी का निर्माण कर रहे हो तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण। कहां? ये दोनों पद। इसके उदाहरण क्या हो गए? जहां पर एटीपी बनेगा, एटीपी दोनों जगह बन रहा है, तो कौन से पद हो गए? कौन से पद आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण के? ये रहे 4th और 5th। ये दोनों पद किसके उदाहरण हैं? आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण। क्योंकि इन दोनों पदों में क्या बन रहा है? एटीपी। तो वापस हमने क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में काम के कितने पद हैं? 5। शुरुआत के 2 पद जब आप ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्जा देनी पड़ रही है। बाद के आखिरी के 2 पद जहां पर ऊर्जा बन रही है, मुनाफा हो रहा है, ये 2 पद क्रियाधार फॉस्फोरिलीकरण। और एक वो पद जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना भाई? तो क्या हुआ? पूरी समरी अब देखो भाई ग्लाइकोलिसिस की। तो पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस में अपन ने 2 एटीपी खर्च किए, 4 एटीपी का निर्माण हुआ। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ भाई?
नेट गेन कितना हुआ, प्लस 2 एटीपी का। फायदा मुनाफा कितना हुआ, 2 एटीपी। और उसके साथ साथ 2 NaDH2 भी तो बना। 2 NaDH2 याद रखना भाई, ये NAD मैं बता चुका हूं जैव अणु में को एंजाइम है। NAD क्या होती है बच्चों, को एंजाइम। तो NaDH2 ये को एंजाइम है और ये ऑक्सीकृत है ना। और NaDH+H+ इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम, यानी अपचयित। हां बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको NaDH2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग आयनिक रूप में लिखते हैं क्योंकि शरीर के अंदर ये आयनिक रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे पायरुविक अम्ल को अपन पायरुवेट लिखते हैं, लैक्टिक अम्ल को लैक्टेट लिखते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि आयनिक रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पायरुविक अम्ल और पायरुवेट एक ही मतलब है, लेकिन सर हमने पायरुवेट क्यों लिखा, पायरुविक अम्ल क्यों नहीं लिखा, लैक्टेट क्यों लिखा, लैक्टिक अम्ल क्यों नहीं लिखा, NaDH2 ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि शरीर में आवेशित रूप में आयनिक रूप में पदार्थ पाए जाते हैं, बस ये कारण है। ठीक है भाई, तो ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह एटीपी खर्च हो रही थी, 2 जगह एटीपी बन रही थी, लेकिन 2-2 एटीपी अणु बन रहे थे, इसलिए 4 एटीपी। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 एटीपी। और उसके साथ साथ हमको 2 NaDH2 का निर्माण भी किससे देखा गया, ग्लाइकोलिसिस से। अब ये तो पहली चीज, NAD का मतलब समझ आ गया। NAD का मतलब है ये ऑक्सीकृत कोएंजाइम है, और NaDH2 का मतलब ये अपचयित है। हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो ये अपचयित हो गई ना। हां, फिर एक चीज, फिर नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है बच्चों, एक पूरे ग्लाइकोलिसिस में, हां, एक ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे सवाल है। एक ग्लाइकोलिसिस में बच्चों आधारीय स्तर फास्फोरिलीकरण कितने होंगे, 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको आप SLP कह दो शॉर्ट में। आधारीय स्तर फास्फोरिलीकरण 2 हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहां हुआ, एक जगह हुआ ना। याद रखना, क्रियाधार का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन कोएंजाइम का अपचयन हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन हुआ, और कहीं पर ऑक्सीजन यूज हुआ क्या, कोई ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं। कहीं पर भी ऑक्सीजन प्रयुक्त हुआ क्या, नहीं, इसलिए अवायवीय है। और कहीं भी कोई CO2 मुक्त हुई क्या, नहीं, है ना भाई। देखो वापस क्या बात कर रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस के पद बनाए तो मैंने शुरुआत में 10 पद, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तो 5 पदों पे बनेगा। पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कहीं पर भी ऑक्सीजन यूज हुआ, कहीं पर भी ऑक्सीजन प्रयुक्त हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस स्वयं अवायवीय है। कहीं पर ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, कहीं पर CO2 मुक्त हुई, कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई, कुछ नहीं, ना ऑक्सीजन प्रयुक्त हुआ, ना CO2 मुक्त हुई। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, 2 जगह एटीपी खर्च लगा भाई, 2 जगह हमको ऊर्जा देनी पड़ी, लेकिन 2 जगह हमको ऊर्जा मिल भी गई। 2 यहां से 2, 4 एटीपी मिल गए। इन दोनों पदों को क्या कहोगे, जहां पर एटीपी बन रहा है उन दोनों पदों को आधारीय स्तर फास्फोरिलीकरण या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कितने पद हैं ऐसे, 2। एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, एक पद क्या है, ऑक्सीकरण, क्रियाधार का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन कोएंजाइम या सह एंजाइम का अपचयन हो रहा है।
कोई ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होगी। तो ग्लाइकोलिसिस में लाभ कितना हुआ? 2 एटीपी खर्च हो गए, 4 एटीपी बने, तो शुद्ध लाभ 2 एटीपी और 2 NADH2। आप सोच रहे होगे सर ये NADH2 से मैं 3 एटीपी गिनूं? अभी रुक जाना, मैं बताऊंगा कब गिनना है। अभी सिर्फ 2 NADH2 ही याद रखना है भाई। और फाइनली एक ग्लाइकोलिसिस में 2 आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीकरण हो रहा है, कहीं कोई ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं, कोई CO2 मुक्त नहीं होगी। और फाइनली ग्लाइकोलिसिस की दर नियामक एंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस की दर नियामक एंजाइम, हां, जो ग्लाइकोलाइसिस की दर को नियमित करेगी वो होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, PFK। हमने जैव अणु में इस एंजाइम के बारे में पढ़ा था बच्चों, याद हो? मैंने आपको बताया था जैव अणु में कि ये एक तरह की एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होती है? जैव अणु में हम पढ़ चुके हैं एंजाइम्स में। एंजाइम्स वाला पार्ट का वीडियो जरूर देखना, एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बता चुका हूं, इस एंजाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम है और ग्लाइकोलिसिस की दर नियामक एंजाइम है। तो ग्लाइकोलिसिस की दर नियामक एंजाइम कौन सी हो गई बच्चों? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस हो गई। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या पद पढ़ा बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। हमने किसकी बात कर ली? ग्लाइकोलिसिस की बात कर ली। तो क्या हुआ ग्लाइकोलिसिस में? अपन ने ग्लूकोज से क्या बनाया बच्चों? पाइरूवेट। ग्लूकोज है C6H12O6। पाइरूविक अम्ल होता है बच्चों CH3COCOOH। ये है 6 कार्बन का यौगिक, ये है 3 कार्बन का यौगिक, और 3 कार्बन का यौगिक है इसलिए इसके 2 अणु हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया अपन ने पढ़ी? ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस है। कहां पर हो रही है संपन्न? कोशिका द्रव्य में। कोई भी कोशिका, सभी कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। और फायदा क्या दिया आपको? शुद्ध लाभ 2 एटीपी और 2 अपचयित कोएंजाइम NADH2। है ना भाई? बना दी समरी मैंने, यही तो पढ़ा। तो ग्लाइकोलिसिस में जो कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ग्लूकोज से अपन ने क्या बना दिया? पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट, और शुद्ध फायदा 2 एटीपी और 2 NADH2 का हो गया। अब ये पाइरूवेट क्या करेगा? अब इस पाइरूवेट के पास 2 संभावनाएं हैं। हां, 2 संभावनाएं क्या हैं? यदि अवायवीय अवस्था हो, है ना, तो क्या होगा? और पाइरूवेट को अगर आप वायवीय अवस्था दो तो क्या होगा? ध्यान से समझेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज से पाइरूवेट ये तो बनेगा ही। सबसे पहले आपको ऊर्जा लेनी है ग्लूकोज से, तो ऊर्जा तो ग्लाइकोलिसिस, ये पहला पद हो गया। अब अगर पाइरूवेट को वायवीय अवस्था मतलब ऑक्सीजन उपलब्ध हो, सॉरी यहां पर तो अवायवीय लिखा है मैंने, तो अगर अवायवीय अवस्था है बच्चों, अवायवीय अवस्था का मतलब है कि ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, तो पाइरूवेट जो है वो जहां है वहीं रहेगा। पाइरूवेट कोशिका द्रव्य में ही रहता है।
ठीक है, अगर पाइरुवेट को अवायवीय अवस्था मिली तो पाइरुवेट कोशिका द्रव्य में ही रहेगा और बिल्कुल सही, या तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा, या तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा और या इथेनॉल और CO2 बनाएगा। इसे अपन कहेंगे एल्कोहलिक किण्वन। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यदि पाइरुवेट के पास अवायवीय अवस्था है, यदि पाइरुवेट को ऑक्सीजन ना मिले तो पाइरुवेट कोशिका द्रव्य में ही रहेगा और या तो इथेनॉल और CO2 का उत्पादन करेगा जिसे किण्वन कहेंगे, और या लैक्टिक अम्ल बनाएगा। अभी अपन देखेंगे कैसे। अगर वायवीय अवस्था हुई, वायवीय अवस्था होगी ना बच्चों, तो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। हां भाई, ऑक्सीजन मिलेगा ना, ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो पाइरुवेट कहां जाएगा भाई, फिर वो कोशिका द्रव्य में नहीं रहेगा। कहते हैं ना पासपोर्ट वीजा आ गया इसका, तो पासपोर्ट वीजा मतलब ऑक्सीजन है, तो वो निकल लिया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने पर, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने पर बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। तो वापस देखो क्या बताया भाई, मैंने ग्लाइकोलिसिस की बात की। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट तो अपन ने बना दिया। 10 स्टेप अपन ने पढ़े, काम के 5 बताए मैंने। 2 जगह जहां पर एटीपी खर्च होगी, 2 जगह जहां पर एटीपी बनेगी यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 1 जगह जहां ऑक्सीकरण होगा। तो शुद्ध लाभ 2 एटीपी का हुआ और 2 NADH2 का। अब पाइरुवेट जो बना, यदि इसके पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, अवायवीय अवस्था है, तो कोशिका द्रव्य में ही या तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा या इथेनॉल CO2 बनाएगा। और वायवीय अवस्था अगर हो तो फिर वो कोशिका द्रव्य में नहीं रहेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। अब विस्तार में देखेंगे कि करके। सबसे पहले अवायवीय अवस्था, तो विस्तार में अपन किसकी बात करेंगे भाई, पहली अवायवीय अवस्था। तो अब हम सबसे पहले तो किस अवस्था की बात कर रहे हैं, अवायवीय अवस्था। अवायवीय अवस्था यानी जब ऑक्सीजन नहीं है, एनेरोबिक कंडीशन, और ये कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य में। याद है हमारे कंकाल पेशियों में थकान का कारण, क्रैम्प्स का कारण लैक्टिक अम्ल। हां, तो अवायवीय अवस्था में मानव की कंकाल पेशियों में, मानव की कंकाल पेशियों में और जीवाणु में किसका निर्माण होगा, लैक्टिक एसिड का। कैसे, हां, ये रहा पाइरुवेट, CH3COCOOH। ये पाइरुवेट किस में परिवर्तित होगा भाई, ये पाइरुवेट क्या बना देगा, लैक्टेट। लैक्टेट का सूत्र याद होना चाहिए, CH3CHOHCOOH। तो देखो भाई, पाइरुवेट से जब लैक्टेट बनाया अपन ने तो क्या हुआ। पहली बात तो पाइरुवेट से लैक्टेट कब बनेगा, पाइरुवेट से लैक्टेट का निर्माण कब होगा, कब होगा,
अवायवीय अवस्था में जब ऑक्सीजन नहीं होगा, जब पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अवायवीय अवस्था होगी, तो पाइरूवेट लैक्टेट बनाएगा। कहां बनाएगा, कहां बनाता है पाइरूवेट लैक्टेट? आपकी कंकाल पेशियों में। जीवाणु में भी कार्बनिक अम्ल बनते हैं ना, लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड बनता है, हां, तो ये अवायवीय अवस्था में बनेगा। तो जीवाणु में, हमारी कंकाल पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनेगा? लैक्टेट। अब पाइरूवेट से जब लैक्टेट बना तो हुआ क्या? देखो संरचना में क्या फर्क है, 2 हाइड्रोजन का। पाइरूवेट ने जब लैक्टेट बनाया तो अपचयन हुआ या ऑक्सीकरण? अपचयन हुआ। क्या हुआ भाई? अपचयन हुआ, रिडक्शन। अपचयन कैसे? CH3COCOOH है, यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़े कि नहीं जुड़े अतिरिक्त? तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीकरण या अपचयन? अपचयन हुआ। तो पाइरूवेट से लैक्टेट बना तो क्या हुआ? अपचयन। तो हाइड्रोजन कहां से आया? हाइड्रोजन कहां से आया? हां, वो ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम थी उसने दिया। ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना था, वो NADH2 ने NAD दे दिया, NADH2 के हाइड्रोजन यहां जुड़ गए और वो ऑक्सीकृत होकर NAD हो गया। तो कोएंजाइम का तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन क्रियाधार का क्या हुआ? अपचयन। तो हमको तो क्रियाधार ध्यान रखना है, अपचयन। और यहां पर एंजाइम होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम कौन सी है बच्चों? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और हमारे कंकाल पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, वही पेशियों में थकान का कारण है। तो पहला तो उदाहरण अपन ने देख लिया, अवायवीय अवस्था में जब लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड कब बनेगा? अवायवीय अवस्था में। कहां बनेगा? जीवाणु में और मानव की कंकाल पेशियों में। और जब पाइरूवेट से लैक्टेट बना तो अपचयन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। और अपचयन हुआ तो हाइड्रोजन कहां से आया? अपचयित कोएंजाइम से, NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी। फिर दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया। कहां पढ़ी थी अपन ने बच्चों, याद है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में बताया था, किण्वन। हां, कौन दिखाता था? यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नाम याद है? सैकेरोमाइसीस। सैकेरोमाइसेस सेरिवेसी, यीस्ट में। हां, तो इसमें क्या होगा? देखो, अब प्रक्रिया देख रहे हैं। पाइरूविक अम्ल CH3COCOOH, कितना कार्बन है? 3 कार्बन। कितना कार्बन है भाई? 3 कार्बन। सबसे पहले पाइरूवेट से क्या बनेगा? एसीटैल्डिहाइड। क्या बनेगा भाई? सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड, CH3CHO बना। एसिड, पाइरूवेट से एसीटैल्डिहाइड, 3 कार्बन से 2 कार्बन। क्या हुआ? पाइरूवेट 3 कार्बन बच्चों, पाइरूवेट से बना एसीटैल्डिहाइड 2 कार्बन, 1 कार्बन कम हो गया ना। 3 कार्बन से 2 कार्बन, जब कार्बन कम होता है तो CO2 मुक्त होती है, विकार्बोक्सिलीकरण। एंजाइम होती है पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये धीरे धीरे याद रखना है भाई। पाइरूवेट कितना कार्बन भाई? 3 कार्बन। पाइरूवेट कितना कार्बन है? 3।
पाइरुवेट से बना एसिटाइल्डिहाइड, कितना कार्बन? 2। 3 कार्बन से 2 कार्बन रह गया, कार्बन मुक्त हुआ। कार्बन मुक्त किस रूप में? CO2। फिर एसिटाइल्डिहाइड, अल्कोहल बनाना है। हां, अब क्या बनाएगी? इथेनॉल, CH3CH2OH। क्या बना भाई? इथेनॉल। अब एसिटाइल्डिहाइड से इथेनॉल बना, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना। अपचयन या ऑक्सीकरण? ये भी अपचयन, ये भी अपचयन। तो एंजाइम तो होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम कौन सी है बच्चों? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और हाइड्रोजन आएंगे कहां से? वही ग्लाइकोलाइसिस से, NADH2 से NAD। सही है ना भाई? वापस देखें क्या बता रहा हूं मैं। हम बात कर रहे थे किण्वन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? किण्वन की प्रक्रिया। तो किण्वन की प्रक्रिया वायवीय हुई या अवायवीय भाई? किण्वन की प्रक्रिया क्या हो गई? अवायवीय। हमेशा फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया सदैव अवायवीय होती है। और इसके उत्पादक क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के? इसके उत्पादक इथेनॉल और CO2। CO2 से ही तो इडली डोसा आपका, जो आप खमीर उठाते हो, इडली डोसा बनाते हैं हम लोग, ब्रेड, हाँ, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही तो फूल जाता है। और ब्रूइंग इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाते हैं, ये फर्मेंटेशन से ही। तो फर्मेंटेशन में यीस्ट के प्रयोग से ही इथेनॉल बनाई जाती है, अल्कोहल, और इडली डोसा ये बनाया जाता है CO2। तो क्या चीज है बच्चों? सुनो, अपन बात कर रहे हैं अवायवीय अवस्था की। हम बात कर रहे हैं अगर पाइरुवेट के पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता, अगर पाइरुवेट के पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता, अवायवीय अवस्था होती है, तो फिर वो हमारे पेशियों में या जीवाणु में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और यीस्ट या सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा CO2 और इथेनॉल का उत्पादन करता है। ठीक है, एक और चीज याद रखना, यीस्ट के लिए तो खराब ही है। यीस्ट में अगर इथेनॉल की मात्रा 13% हो जाए तो यीस्ट मर जाता है। हाँ, पर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का हमने पढ़ा था, तो यीस्ट के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन इंसान या मानव को बड़ा फायदा है CO2 और किण्वन की प्रक्रिया से। तो एक नोट यहां पे लिखना भाई, नोट ये है कि यीस्ट 13% अल्कोहल पर हानि है ना। यीस्ट में जब अल्कोहल की मात्रा 13% हो जाती है तो वो यीस्ट के लिए क्या हो जाती है? हानिकारक। तो अवायवीय अवस्था है ना बच्चों, अवायवीय अवस्था में आप याद रखना ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, अपचयन हो रहा है। अवायवीय अवस्था में ऑक्सीकरण ना होकर क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण ना होकर क्या हो रहा है? अपचयन। तो देखो, अब अगर हम सिर्फ अवायवीय अवस्था देखें, अब अगर मैं सिर्फ अवायवीय श्वसन की बात करूं, हां, अब आपको समझ आ रही होगी मेरे पास अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन या किण्वन भी कह सकते हो, इसको आप किण्वन या फर्मेंटेशन भी कह सकते हो। तो अवायवीय श्वसन या किण्वन में क्या हुआ? देखो बच्चों, चालू तो अपन ने करा ग्लूकोज से, चालू तो हुआ ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से बना पाइरुवेट, बना ग्लूकोज से पाइरुवेट। प्रक्रिया कौन सी? प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस। फायदा 2 ATP
और 2 NaDH। यहां तक तो क्लियर है। फिर अवायवीय अवस्था अगर होती है, अवायवीय अवस्था से या तो लैक्टेट बनता है और या इथेनॉल और CO2 बनते हैं, है ना। दोनों केसेस में हमारे पास NaDH2 वापस NaD में, और अगर देखो बच्चों ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट तो सब 2-2 अणु ही बनेंगे ना, तो यहां पर भी 2-2 अणु ही लिखा है। यही था अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या किण्वन, ग्लूकोज से पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर पाइरुवेट से या तो लैक्टेट बनेगा या इथेनॉल CO2 बनेगा अवायवीय। तो 2 NaDH2 जो आपने बनाए बच्चों, जो 2 NaDH2 ग्लाइकोलिसिस में बने, वो तो वापस ऑक्सीकृत खर्च हो गए। जो NaDH2 आपने बनाया था, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो NaD से NaD से अपन ने 2 NaDH2 बनाए ना बच्चों, ये ग्लाइकोलिसिस में बने थे, ये यहां पर वापस खर्च हो गए। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ अवायवीय श्वसन में? शुद्ध ऊर्जा लाभ कितना हुआ अवायवीय श्वसन में? केवल 2 ATP। केवल लाभ कितना हुआ इस 2 ATP का? तो अगर सवाल आ जाता है भाई 2 ATP और 2 NaDH2 बने, ये NaDH2 तो वापस NaD में परिवर्तित हो गए ना, यहां पर वापस अपचयन हो गया था। यहां पर ये क्या है भाई? ये पूरी प्रक्रिया क्या है? अपचयन ही तो हुआ। यहां पर क्या हुआ भाई? अपचयन हुआ। जब आपने पाइरुवेट से लैक्टेट बनाया, पाइरुवेट से इथेनॉल बनाया, तो अपचयन हुआ। अपचयन हुआ तो हाइड्रोजन NaDH2 ने इनको दे दिए, यहां पर NaD बच गया। तो ये जैसा का जैसा बना था वो वापस NaD में परिवर्तित हो गया। तो लाभ कितना मिला? 2 ATP। तो केवल लाभ कितना मिला? 2 ATP। इसका मतलब अगर प्रश्न आता है अवायवीय श्वसन में या किण्वन में एक ग्लूकोज अणु के से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो आंसर क्या करोगे? 2 ATP। तो क्या होगा? अवायवीय श्वसन या किण्वन की प्रक्रिया में आपके पास एक ग्लूकोज से केवल कितने ATP प्राप्त होंगे? 2 ATP। तो लिख ले ये पॉइंट। तो क्या लिखना है भाई? हां, अवायवीय श्वसन या किण्वन में एक ग्लूकोज से केवल 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है ना भाई। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हमको तो ऊर्जा लाभ देखना है। आप वायवीय श्वसन करो, अवायवीय श्वसन करो, ऑक्सीजन उपलब्ध हो ना उपलब्ध हो, हमारा उद्देश्य तो ऊर्जा पता करना है कितनी मिल रही है। तो ऑक्सीजन नहीं होता, अवायवीय श्वसन होता है या किण्वन होता है, तो ऊर्जा बहुत कम मिलती है। केवल कितनी ऊर्जा मिली है ग्लूकोज से? 2 ATP। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात की बच्चों? ये अपन ने बात की अवायवीय श्वसन की, है ना। हमने अवायवीय अवस्था में लैक्टिक अम्ल भी बना लिया, इथेनॉल और CO2 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी देख लिया। अब बात करें वायवीय अवस्था की। अब बात करें यदि ऑक्सीजन उपलब्ध हो, किस अवस्था की? वायवीय अवस्था।
तो वायवीय अवस्था होगी बच्चों, तो पाइरूवेट कहां पर जाएगा? वायवीय अवस्था होने पर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा भाई। हां, तो अब किसकी बात करें? वायवीय श्वसन। यानी अब हम किसकी बात करेंगे? वायवीय अवस्था। वायवीय अवस्था होगी यानी एरोबिक कंडीशन होगी। तो पहली चीज, पाइरूवेट कहां पर जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा और हमारे पास अब कौन सा रिएक्शन आएगा? लिंक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भाई? लिंक रिएक्शन। पाइरूवेट CH3COCOOH, ये पाइरूवेट बनाएगा बच्चों अब एसिटाइल कोएंजाइम A, CH3COSCOA, है ना। पाइरूवेट क्या हुआ भाई? जैसे ही वायवीय अवस्था आ गई, वायवीय अवस्था आने पर पाइरूवेट कहां पर प्रवेश करेगा? पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा। मैट्रिक्स में प्रवेश करने पर कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? लिंक रिएक्शन। यानी पाइरूवेट क्या बनाएगा भाई? पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होगा और पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण को कहेंगे लिंक रिएक्शन। सबसे पहले पाइरूवेट कितना कार्बन भाई? 3 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम A कितना कार्बन? 2 कार्बन। पाइरूवेट कितना कार्बन? 3। एसिटाइल कोएंजाइम A 2, एक कार्बन कम हुआ। जैसे ही एक कार्बन कम होता है आप तो सीधा CO2 मुक्त कर दो। जहां पर कार्बन कम हो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दो, CO2, वी कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो ऑक्सीकरण भी होगा। ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन हटेगा तो किसमें जुड़ेगा? NADH2। याद रखना, कोएंजाइम का तो अपचयन हो रहा है लेकिन क्रियाधार का क्या हो रहा है? क्रियाधार मतलब पाइरूवेट। ये पाइरूवेट किसमें परिवर्तित हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम A में। पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में बना तो वी कार्बोक्सिलीकरण, CO2 भी निकला, ऑक्सीकरण भी हुआ और इसका उत्प्रेरण कौन करती है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल। तो पहली चीज तो बच्चों, जब अपन ने पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, जब ये पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना तो ऑक्सीकरण भी हुआ। ऑक्सीकरण हुआ तभी तो हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन निकला तो इसका अपचयन हुआ। लेकिन पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में क्रियाधार का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ और वी कार्बोक्सिलीकरण भी हो रहा है। तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है ऑक्सीकृत वी कार्बोक्सिलीकरण का। ये क्या है भाई? ऑक्सीकृत वी कार्बोक्सिलीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना भाई। पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हो कहां पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन कहां पर हो रहा है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में।
कब हो रहा है, ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर या वायवीय अवस्था में। लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कब हो रहा है, वायवीय अवस्था होने पर। और इसमें क्या हो रहा है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। और जब पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना तो वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ, CO2 निकला, वी कार्बोक्सिलीकरण, और साथ ही साथ ऑक्सीकरण भी हुआ। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत वी कार्बोक्सिलीकरण या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और इसका उत्प्रेरण कौन सी एंजाइम करेगी भाई, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल। संकुल क्यों लिखा है भाई, क्योंकि ये 3 अलग अलग एंजाइम्स और 5 सहकारक से बनी है। सहकारक बता चुका हूं मैं, कोएंजाइम, सहकारक, सब एंजाइम्स में। तो ये संकुल इसलिए है क्योंकि ये 3 भिन्न एंजाइम्स और 5 सहकारक से मिलकर बनी होती है। तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में आगे क्रेब चक्र दर्शाएगा, यही एसिटाइल कोएंजाइम में आगे क्रेब चक्र दर्शाएगा बच्चों। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के मध्य की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। भाई ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट बना, क्रेब साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम से चालू होगी, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र का संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कौन सा हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो लिख ले पॉइंट्स एक एक करके। हां सुनो, पहला पॉइंट तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण किसका उदाहरण है भाई, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का उदाहरण है। ठीक है, फिर उत्प्रेरण कौन करेगी, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल। एंजाइम कौन सी है भाई, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल। ये 5 एंजाइम, एक्चुअली सॉरी, 3 एंजाइम्स और 5 सहकारक से बनी है। इसमें कितनी एंजाइम्स होती हैं बच्चों, 3 अलग अलग एंजाइम्स हैं, 5 सहकारक होते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग एंजाइम्स और 5 सहकारक से मिलकर क्या बनी है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। वैसे सहकारक कोई नहीं पूछता, बट फिर भी अगर आपको याद रखने हो, TPP, NAD, FAD, लिपोएट और मैग्नीशियम, ये इनके सहकारक हैं। ठीक है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मैग्नीशियम दे रखा है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। 5 भले ही याद मत रखना, लेकिन एक मुख्य सहकारक मैग्नीशियम। सहकारक की डिटेल्स मैं बता चुका हूं एंजाइम्स में। ठीक है, और फाइनली ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स साइकिल, आगे पढ़ेंगे भाई। क्रेब्स साइकिल के मध्य संयोजक कड़ी या जिसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कौन है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के मध्य संयोजक कड़ी क्या होगी बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो आज हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की। बताया था मैंने आपको, ग्लाइकोलिसिस में होते 10 पद हैं। 10 पद होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन काम के केवल 5 ही हैं। 2 जगह जहां ऊर्जा यूज हुई, 2 जगह जहां ऊर्जा बनी,
और एक जगह जहां ऑक्सीकरण हुआ। उसके बाद अपन ने देखा भाई कि या तो अवायवीय श्वसन होगा, तो अवायवीय श्वसन होने पर किण्वन की प्रक्रिया या लैक्टिक अम्ल बनेगा, और अगर वायवीय अवस्था उपस्थित हो तो वायवीय अवस्था माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन हमने देख लिया। अब कल नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब चक्र दर्शाएगी, तो अगले लेक्चर में बच्चों हम क्रेब चक्र की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।